दोस्तों, आज है हमारा डे 4 और आज है 30 अगस्त। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आप अपने करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग को कैसे एक बेहतर फॉर्म में आगे बढ़ा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि आप जब भी आंसर लिखते हैं तो आपके आंसर बड़े बड़े पैराग्राफ में होते हैं और जो यूपीएससी के टॉपर होते हैं उनके आंसर होते हैं एक लाइन में, मतलब कि वो की पॉइंट में लिखते हैं और हर एक की पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल देते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम के टॉपर का आंसर आपने अक्सर देखा होगा। तो अगर आप भी इस तरह का आंसर लिखना चाहते हैं और आप अपने अपने जो कंटेंट है, अगर आपने भी अपना जो सिलेबस कवर किया है या फिर अपने नोट्स बनाए हैं वो भी बल्कि नोट्स से बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, तो उनके अंदर कैसे इजाफा कर सकते हैं, उसको कैसे अच्छा बेटर कर सकते हैं और अच्छे एक टॉपर के जैसे लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ का वर्णन करूंगा कि आप भी अपनी राइटिंग को, आंसर राइटिंग को कैसे एक लेवल अप कर सकते हैं। जैसा कि हमने हमारे लास्ट जीएस की वीडियो के अंदर देखा था कि हमको हमारा जनरल स्टडी कैसे कवर करना है, तो उस पूरे सिलेबस को करंट अफेयर के साथ अपडेट तो कैसे कवर करना है, इस सब के बारे में मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है कुणाल चौहान और आपका इस अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी के सिलेबस के अंदर टोटल कितने विषय होते हैं? अगर विषय देखें तो हम इसके अंदर होता है हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इंडियन सोसाइटी होता है, पॉलिटी होता है, गवर्नेंस होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसके बाद साइंस टेक होता है, इन्वायरमेंट होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होता है और सोशल जस्टिस होता है। इन सब टॉपिक्स को हमको कवर करना पड़ता है। इसके साथ ही इस सारा सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ हमें इसका करंट अफेयर्स को भी अपडेट करना पड़ता है, तब जाके हम यूपीएससी में एग्ज़ाम देने के लायक और यूपीएससी में मेंस का आंसर लिखने के लिए प्रॉपर बनते हैं। मतलब प्रॉपर हम ये कर सकते हैं, अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद आप बोल सकते हो कि हाँ, अब आप लायक हो कि आप यूपीएससी के मेंस के जो पीवाईक्यू है उनको लिख सकते हो, उनको कर सकते हो सोल्व। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमको तो कल से स्टार्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि हम ये सब काम स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर से। अब ये 1 सितंबर से कैसे होगा, इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो उसका आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सब में से भी इन सब में से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसको कंप्लीट कर लिया होगा और कुछ कंप्लीट कर रहे होंगे या फिर कुछ अभी आपके सब्जेक्ट चल रहे होंगे। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट का ही करंट अफेयर्स अपडेट होता है। बाकी सब्जेक्ट जो कि बचा है, एक अपना एथिक्स और एक बचा है ऑप्शनल। एथिक्स और ऑप्शनल का मेजर पोर्शन वही होता है, केस स्टडी के अंदर अगर कुछ केस होता है तो वो करंट अफेयर्स को आप घटनाक्रम को समझ के उसके ऊपर केस स्टडी पूछी जा सकती है। बाकी मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं ये अपडेट होते हैं और इसके अंदर सबसे खास होता है एक तो इकोनॉमी और एक होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर अभी आप वर्तमान सिचुएशन को देखें भारत की, तो ये दोनों ही करंट अफेयर सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस और इससे अपना आर्थिक पक्ष को क्या प्रभावित कर रहा है। जैसे कि अगर आप अपने डॉलर का उतार चढ़ाव देखेंगे, उसमें अमेरिका के टैरिफ को देखेंगे, तो ये सब चीज़ें कैसे भारत की इकोनॉमी को प्रभावित कर रही है, इससे विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अफेक्ट होगा एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, कंपनियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में अगर इन दोनों को अच्छा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है करंट अफेयर में। तो आप ये सब कैसे करेंगे, इसके बारे में चलो जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक विषय का चयन करना है। जैसे कि मान लो आपको कोई सा भी विषय की आंसर राइटिंग करनी है, या आपको कल से 1 तारीख से आंसर लिखना स्टार्ट करना है। कल है 31 तारीख, परसों है 1 तारीख, तो आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा कि उसके ऊपर आपको लिखना है। मेरी ये उम्मीद है कि आप सबसे पहले वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आपने प्रॉपर उसको पढ़ लिया है, आपके पास उस सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स है। अगर नहीं भी है और आप चाहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा अपना करंट अफेयर्स को अच्छा करना है, तो सबसे पहले मैं आपको 2 सब्जेक्ट सजेस्ट करूंगा। एक तो है आपका इकोनॉमी और एक है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो डेफिनेटली आपका मोस्टली पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों की सब्जेक्ट की पकड़ आपको कम से कम सितंबर वाले महीने में बना लेनी चाहिए। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर क्या सुधार आया और क्या प्रभाव पड़ा है। अब सबसे बड़ी बात आती है करंट अफेयर्स को साथ लेते हुए हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें जीएस की। तो आज मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसका नाम है दृष्टि आईएएस। डेफिनेटली आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान इस वेबसाइट का नाम सुना ही होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वेबसाइट का यूज़ करके आप अपनी डेली आंसर राइटिंग को कैसे कर सकते हैं। डेली आपको एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा जिसके आपको आंसर राइटिंग करनी है, उसका प्रॉपर आप कंटेंट मिलेगा, उसके आपको की पॉइंट मिलेंगे। ये सब आपको इस वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होंगे। चलिए तो हम इस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये वेबसाइट हमारी प्रिपरेशन में किस प्रकार से हेल्प कर सकती है और इसमें क्या क्या खास फीचर्स है। तो चलिए हम सीधे सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो ब्राउज़र में सर्च करेंगे दृष्टि आईएएस, तो आपको सबसे पहले ये पेज ओपन होगा। ठीक है, अगर आप
लैपटॉप से कर रहे हैं या फिर डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो आपको ये पेज ओपन होगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या शो होता है। उसके बाद सबसे पहले अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप हिंदी वाले पे चल जाइए, हिंदी वेबसाइट को ओपन कीजिए। वेबसाइट में यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। आपको इन सब फीचर्स को इग्नोर करते हुए सबसे पहले अपने करंट अफेयर्स वाले पक्ष पे जाना है। आपको मिलेगा करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स के अंदर आपको मिलेगा करंट अफेयर्स एडिटोरियल एंड प्रीलिम्स फैक्ट। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ मिल जाएगी। पे 3 पक्ष मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेगा, एडिटोरियल मिलेगा और प्रीलिम्स फैक्ट्स मिलेंगे। जी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी बज रही है 1:13। आप सबसे पहले आज की न्यूज़ देखते हैं कि आज करंट अफेयर्स में क्या आया है। अब जैसे इसको ओपन करेंगे 30 तारीख को करंट अफेयर्स के अंदर, तो ये है सामाजिक न्याय, मतलब कि सोशल जस्टिस का एक टॉपिक आया है। भारत में नागरिक संगठन, ठीक है, नागरिक समाज संगठन। इसके बाद ये आपको बताएगा कि प्रीलिम्स के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको कर लेना चाहिए। तो नागरिक समाज संगठन क्या है, ब्रह्म समाज क्या है, कृष्ण मिशन, चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके एक नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे जिसमें हर टॉपिक को पूरा वर्णन किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आप इस पेज पे जा सकते हैं, वरना हम सबसे पहले आज का न्यूज़ देखते हैं। उसके बाद इसका स्रोत आपको मिलेगा कि ये न्यूज़ किस स्रोत से है, तो ये द हिंदू की न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे पहले नागरिक समाज संगठन क्या होता है इसको पूरा वर्णन किया हुआ है। उसके बाद आपको भारत में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का विकास कैसे हुआ, तो ये प्राचीन काल से स्टार्ट करते हुए आज के स्वतंत्रता के बाद तक के भारत को कवर करता है, मतलब कि आपको उसका बैकग्राउंड पूरा बताता है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर। फिर भारत में नागरिक समाज के लिए नियामक ढांचा क्या क्या है, ये सारे एक्ट हैं जो इससे संचालित होता है। उसके बाद लोकतंत्र में नागरिक समाज की क्या भूमिका है, ये आपको यहाँ पे इसके की पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, उसके अंदर पॉइंट आ जाएंगे। फिर नागरिकों को सशक्त बनाना और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। अब ये यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेंगे। आप अपना जब आंसर लिखेंगे तो आप खाली मेन हेडिंग को कोट करते हुए इसके जो उदाहरण है उसको लिख सकते हैं। जैसा कि अक्सर आपने मेजर आपने टॉपर्स की कॉपी के अंदर देखा होगा कि वो एक लाइन लिखते हैं, जैसे कि मान लो लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका लिखनी है तो वो सबसे पहले लिखेंगे जवाबदेही को सुनिश्चित करना। अब जवाबदेही को सुनिश्चित कैसे किया जाता है, तो एग्जाम्पल में आप लिख देंगे सूचना का अधिकार आरटीआई के द्वारा 2005 के द्वारा, या फिर किसान मजदूर किसान संगठन राजस्थान में बनाया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे मतलब चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने आंसर को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद महिला सशक्तिकरण, तो आप ये जागोरी का और स्वयं संगठनों के अधिकारों की जागरूकता बढ़ी, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसे आपको जैसे कि प्राइड इंडिया हो गया, आप इन सबको यूज़ करते हुए अपना ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। आपको ये इतना सब कुछ पढ़ना है लेकिन इतना सब कुछ आपको लिखना नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें से पॉइंट निकलेगा और उसका एग्जाम्पल क्या है। बस अगर आपने इस टॉपिक को इस तरीके से पूरा कर लिया तो डेफिनेट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब ये टॉपिक कंप्लीट, लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका क्या है। फिर उसके बाद सेकंड क्या मिलेगा आपको, लोकतंत्र में नागरिक समाज के सामने चुनौतियाँ क्या हैं। फिर आपको चुनौती के सारे पक्ष मिल जाएंगे। फिर चुनौती मिलने के बाद फिर नागरिक समाज में की भूमिका बढ़ाने के लिए, मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका बढ़ाने हेतु क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए। कम से कम 5 उपाय होंगे, डेफिनेटली 1 2 3 4 5 आपको इन 5 को नोट करना है। और फिर एक अच्छा निष्कर्ष क्या हो सकता है, मतलब अगर आपने ये सारा सब कुछ कर लिया तो डेफिनेटली आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। और आपको एक टॉपिक को ओनली इतना ही कवर करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा करने जाओगे तो इस टॉपिक के अंदर उलझते जाओगे। अपना सिलेबस बहुत बड़ा है, हमको बहुत कुछ पढ़ना है, तो आप अपने हिसाब से इसको पूरे को पढ़िए अच्छे से, पर इसमें से जो काम का है उसको कर लीजिए अपने हिसाब से, अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए और उसमें कर लीजिए। फिर जब आप इसको पढ़ लेंगे, इस वाले खुद अपना क्वेश्चंस देते हैं कि आप इस क्वेश्चन को करने के लायक हैं। डेफिनेटली इसमें जो कुछ भी कंटेंट दिया इजीली कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो भारत में नागरिक समाज संगठनों की उभरती भूमिका और सहभागी लोकतंत्र में उनके योगदान पर चर्चा कीजिए, वो क्या योगदान दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये सब पढ़ के उसके आंसर को लिखने का ट्राई करना है। उसके बाद आपको इसी टॉपिक से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अंदर कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अपने पीवाईक्यू है, रियल पीवाईक्यू आपको यहाँ मिल जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को कैसे मजबूत किया जा सकता है, प्रमुख बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए। अब आपको क्या करना है कि जब आपको ये क्वेश्चन मिले, सबसे पहले तो ये आपके लिए
टॉपिक होगा, क्योंकि डेली ये अपडेट होता है। जैसे कि मान लो कल अगर संडे, तो संडे के दिन न्यूज़ नहीं आएगी, ठीक है, फिर आपको 1 सितंबर के दिन ही टॉपिक मिलेगा। तो वो जो भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपको पता है कि आज क्या पढ़ना है, आज मैं क्या पढूं। तो अगर आपको यहाँ आपने सोशल जस्टिस पढ़ लिया है, तो सबसे पहले आप सोशल जस्टिस में ये सारा कंटेंट, आपके नोट्स में सर ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। अगर डेफिनेटली मेरे को देखा जाए तो मेरे को ये सारी चीज़ें सर ने अपने नोट्स के अंदर पढ़ाई थी, और मैंने इनके सबके नोट्स भी बनाए हुए हैं, मतलब ये टॉपिक मेरे नोट्स में है। अब आपको जाके उस टॉपिक को नोट्स में जाके एक बार पढ़ लेना है, फिर यहाँ से पढ़ के उसको अपडेट कर लेना है। फिर उसके साथ आपको ट्राई करना है कि आप आंसर लिखो। आप इन जितने भी पीवाईक्यू है, अगर मान लो आपको एक टॉपिक से 5 पीवाईक्यू मिल गए, तो अब आपका ये टारगेट होगा आज सबसे फर्स्ट कि आप इन 5 पीवाईक्यू को सोल्व करने का ट्राई करो। ये सारे पीवाईक्यू अनएक्सपेक्टेड, जैसा कि आपके यूपीएससी में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने नहीं सोचा होगा जैसे कि ऐसे आपके सामने पीवाईक्यू आ गए। अगर आप किसी पे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके चलते हो, तो डेफिनेटली आप सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ही उसके पीवाईक्यू पढ़ लोगे, ऐसा होगा। लेकिन आपको डेली कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ पीवाईक्यू मिलेंगे, तो आप सबसे पहले इनको लिखने का ट्राई कीजिए। जैसा आंसर आए, जैसा लिख सको आप, चाहे इसके अंदर 2 लाइन लिखो, 4 लाइन लिखो, आधा पेज लिखो, या फिर 2 पेज लिखो, ये आपकी अपनी अभी वर्तमान क्षमता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी से ट्राई करेंगे, तो डेफिनेटली जनवरी तक आपकी ये क्षमता बन चुकी होगी कि आप इन सब पीवाईक्यू को अच्छे से करने के लायक बन जाएंगे, ठीक है। ये तो था हमारा एक टॉपिक। उसी के बाद इसका दूसरा गवर्नेंस पढ़ा है, तो ये गवर्नेंस का टॉपिक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया को विनियमित करने का आह्वान। ठीक है, क्या क्या किया गया, ये सारे एक्ट है, ये सारी धाराएं हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। ये चर्चा में क्यों है उसका रीज़न पढ़ लो। फिर इसका स्रोत क्या है, द हिंदू के अकॉर्डिंग इसको पढ़ लो। इसकी सारी सिफारिशें क्या हैं, इसको पढ़ने के बाद लास्ट में फिर आपको वही मिलेगा, एक दृष्टि का क्वेश्चन मिलेगा और एक आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू का क्वेश्चन मिलेगा। एक अभी रिसेंटली 2023 का है और एक थोड़ा पुराना 2013 का है। ये दोनों इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप लिखने की आदत पड़ेगी, और जब आप इसको पढ़ लेते हैं और ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं और ये सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है, तो फिर ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप आके चेक करो, रिकॉल करो। तो आपको डेली टॉपिक भी पढ़ने को मिलेगा, अच्छा पढ़ने को मिलेगा, और आपके नोट्स का भी रिवीजन होता चलेगा। ये तो है नई टेक्निक, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर आपने यूपीएससी का पूरा सिलेबस कर लिया है, या फिर 80% आपने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, या फिर अपने कुछ सब्जेक्ट आपके कंप्लीट है, तो आप इस टेक्निक को अपनाकर अपने सिलेबस को एक फास्ट फॉरवर्ड में नए कंटेंट के साथ मतलब कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने गवर्नेंस अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपने गवर्नेंस पढ़ लिया, ये सारा डेट है। अगर आपको 30 अगस्त के बाद आपको जाना है, 29 अगस्त का देखना है, तो अगर आप इसको पीछे करेंगे तो ये आपको 29 अगस्त का दे देगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा, भारत के शिक्षा परिदृश्य का मानचित्रण, ठीक है। आपको इसमें भी आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। आपको यहाँ मिल जाएगा शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियाँ क्या है, शिक्षा क्षेत्र को सुधार करने हेतु क्या सुधार किए जा सकते हैं। फिर आपको इसके पीवाईक्यू मिल जाएंगे, दृष्टि का क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको प्रीलिम्स के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, और आपको 2 मेंस के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा जो आपको करने, ठीक है। इसके बाद अगर आपको देखा जाए तो जैसे कि आपको करना है, हाँ, आपको जैसे कि आपका सोशल जस्टिस कंप्लीट है या फिर आपका गवर्नेंस कंप्लीट है। अगर आपको लगता है कि आपका गवर्नेंस कंप्लीट है, तो आपको यहाँ पे जो ऊपर हेडिंग मिलती है जैसे शासन व्यवस्था, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको गवर्नेंस से रिलेटेड जो कुछ भी न्यूज़ में होगा वो सारा आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको मिल जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया को विनियमित करने का आह्वान, फिर भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का विनियमन, फिर भारत के लिए अनुकूल साइबर ढांचा, ठीक है, गंभीर आरोपों के तहत मंत्रियों को हटाना, ये सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने गवर्नेंस अच्छे से पढ़ा है, तो आप सबसे पहले इन टॉपिक को नोट कीजिए, ठीक है। इन टॉपिक को नोट कीजिए, कम से कम 1 महीने का करंट अफेयर आप उठाइए। सबसे पहले अगस्त मंथ का पूरा उठा लीजिए। फिर इन सारे टॉपिक को अपने सिलेबस के साथ जो आपने पढ़ा है अपने नोट्स के साथ मैच कीजिए और पढ़िए, और उसको अपडेट कर लिए। अगर आप ऐसा करते हुए चलेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट अंदर। फिर हम देखते हैं सबसे पहले, अब हम चेक करेंगे 29 अगस्त, और मेरा आपको टारगेट था क्या बताने का, हाँ, आप सबसे पहले अगर भारतीय इकोनॉमी
इंटरनेशनल रिलेशंस, इन 2 टॉपिक को करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये दोनों जो विषय हैं बहुत ही करंट अफेयर्स हैं, अपडेट होते हैं और इसमें बहुत कम बच्चों के बहुत कम मार्क्स आते हैं। और अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो आपको, अगर इकोनॉमी को कवर करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उससे हर एक सेक्टर जुड़ा हुआ है, समाज भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है, उसके साथ आपका हिस्ट्री वाला पोर्शंस या फिर हिस्ट्री के अंदर जो महिलाओं की भूमिका होती है, उद्योगों के अंदर क्या होती है, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने इकोनॉमी सर्च किया, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक एक साथ मिल गए। ठीक है, भारत का विनिर्माण का उत्कृष्ट, ठीक है, फिर सिल्वर इकोनॉमी क्या होता है, भारत के विकास इंजन के रूप में पर्यटन, पर्यटन कैसे भूमिका, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। फिर आरबीआई की फ्री एआई समिति की रिपोर्ट क्या है, आप इसके अंदर अमेरिका टेरिफ को व्यापार अवसर में बदलना, मतलब कि ये पहले था। ठीक है, ये 2 अगस्त की इनकी न्यूज़ थी। अभी क्या चीज़ हो रही है, आप उसको करते हुए इसको सब कुछ कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे कि मान लो मैंने पढ़ा भारत में उर्वरक क्षेत्र, ठीक है, या फिर भारत के पर्यटन क्षेत्र, सतत विकास और संभावनाएं क्या हो सकती है। अगर मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा तो मेरा एक तो पर्यटन वाला टॉपिक कंप्लीट। आपको बताना पर्यटन हमारे किस सिलेबस का पार्ट है, तो अगर देखा जाए तो जीएस पेपर शायद 3 का है। भारत के पर्यटन के विकास में बाधाएं डालने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या है, ये आपको चुनौतियां भी बताएगा, फिर उसका प्रभाव भी बताएगा, और फिर हो सकते हैं, जैसे कि भारत अपने पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ और संवहन बनाने के लिए क्या उपाय अपना सकता है। मतलब आपको दोनों पक्ष मिलेंगे। इतना सब करने के बाद आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उसी के साथ आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, जो रियल पीवाईक्यू है 2015 का और 2019 का। आपको यहाँ से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी प्रकार आप हर एक को क्लिक करते हुए, हर एक जिस टेक पॉइंट को क्लिक करेंगे आप, उसके करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। आपको देखना है हिस्ट्री का करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि इतिहास को आपको आपके नोट से ही पढ़ना होगा, नहीं, इतिहास के भी टॉपिक्स जो होते हैं वो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में होते हैं। जैसे कि अभी ये न्यूज़ में था, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका है। अब डेफिनेटली अगर यही क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका होती है, तो आप किसका किसका नाम लिखेंगे, किसको किसको मेंशंस करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे विस्तार से मिल जाएगा। इसके साथ आपको ये भी मिल जाएगा कि इसके क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, किन किन महिलाओं ने क्या क्या भूमिका निभाई है, सबका नाम मिल जाएगा। कुछ कुछ फैक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि कमला नेहरू, अरुणा रॉय, भिकाजी कामा, अरुणा आसिफ अली, फातिमा शेख, कस्तूरबा गांधी, उषा मेहता, इनके बारे में कुछ कुछ जानने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, मेंस के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन आया हुआ भी है 2016 में, क्या था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विशेषकर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब सोच लो, ये अभी महिलाओं के ऊपर विशेषकर आ रहा है, तो ये महिलाओं का 2016 में क्वेश्चन आया था, अगर ये क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, क्योंकि महिलाओं की भूमिका अभी वर्तमान समय में बढ़ रही है हर सेक्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। फिर आपको स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत कितना मिलता जुलता टॉपिक है, कि दोनों कितने जुड़े हुए हैं आज के परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पे करंट अफेयर मिल जाएगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया था, फिर राजेंद्र चोल प्रथम के समुद्री अभियान। और अगर मैं आपको इसी में अच्छी चीज़ बताऊं, तो जैसे कि अभी का जो यूपीएससी का मेंस का एग्जाम हुआ है 2025 का, उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता वाला क्वेश्चंस मिलेगा। क्या ये करंट अफेयर में कवर किया गया था? तो करना तो चाहिए, अगर अभी पूछा है तो। क्या ये करंट अफेयर में था? हाँ, ये था 8 जनवरी 2025 को, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की समझ में था। किस तरीके से था? हम तो पुराना चीज़ें पढ़ते हैं, उसके फैक्ट पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, उसका विस्तार कहाँ है, उसकी विशेषता पढ़ ली, नहीं। चर्चा में आने का विषय था, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा यानी सिंधु घाटी लिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले व्यक्ति को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देने की घोषणा की, ठीक है। ये करंट अफेयर की न्यूज़ थी, हेडलाइन। उसके बाद अब आपको पूरा पढ़ना है, मतलब पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उसका परिचय हो गया, उसकी लेखन शैली होगी, संक्षिप्त विवरण हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने कि सिंधुकालीन सभ्यता स्थापत्य की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आया वो भी स्थापत्य से रिलेटेड था, ठीक है। स्थापत्य शायद वर्तमान क्वेश्चंस का मुझे कंफर्म नहीं पता, पर वो इसी से स्थापत्य की विशेषताएं बताइए, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, फिर ठीक है विश्व की प्रमुख सभ्यता कौन सी, अगर आप भारत में रहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, इससे आपको थोड़ी थोड़ी दूसरी सभ्यताओं का भी नॉलेज होना चाहिए। ये आपके वर्ल्ड सिलेबस में नहीं है,
और वर्ल्ड सिलेबस में ये सारी चीज़ें पढ़ी भी नहीं जाती, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज इनके बारे में भी होना चाहिए, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप आने वाले आईएएस है, तो आपको ये सारी चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपको करंट अफेयर में यहाँ से चीज़ें मिल जाएगी, फिर आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। फिर अगर उससे रिलेटेड कोई यूपीएससी का क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली दिया हुआ है 2015 का और 2014 का। तो मतलब यहाँ पे इतिहास मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, गवर्नेंस मिलेगा, आईआर मिलेगा, और इतिहास के तो बहुत कम टॉपिक है। ठीक है, ये वाला आपने कर लिया कि पूरे काल में सिक्का ढालने का क्या क्या था। फिर आपने राजराज प्रथम और चोल प्रशासन पढ़ लिया, जो 26 नवंबर 2024 को न्यूज़ के अंदर था। फिर आपने ये पूरा पढ़ लिया ब्रिटिश भारत में आर्थिक नीतियाँ क्या थी 1857 से 1757 से 1857 के बीच में। ठीक है, होता फ्रांसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों का विलय। अब ये सब चीज़ों को अगर आप कवर करेंगे, फिर देखो आईवीसी की खोज के 1100 वर्ष पूरे हुए, कब हुए थे 31 सितंबर 2024 को। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आईवीसी न्यूज़ में था, तो इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना थी। और अगर आप 2025 का पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा भी गया है। मतलब कि अगर आप स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ चीज़ें करें तो यूपीएससी को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरत ये है कि आपको जो टीचर ने वो किसी भी इंस्टीट्यूट के कोई भी टीचर हुए या किसी के भी पढ़ाने का क्या तरीका होता है कि अब तक जो भी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चंस आए उनको कवर करते हुए मैं अपने सिलेबस को कवर कर लूँ, ताकि बच्चे को एक बेसिक आइडिया मिल जाए। अब इस बेसिक आइडिया के बाद जो अपने आप को जितना निखारेगा, जितना सेल्फ स्टडी करेगा, और देखने को क्या मिलता है वर्तमान समय में कि जो बच्चे दिए खाली उन्हीं को बार बार रटते हैं एग्जाम में जाते हैं। अगर आप इतना पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ क्वेश्चन तो नहीं, क्या यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। और जो लास्ट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, जो 1000 स्टूडेंट की होती है या फिर 900 स्टूडेंट की, नहीं, उसको लाने के लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो अपनानी पड़ेगी। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये सारी चीज़ें अपनाते हैं तो आपका भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये मेरा आज का अपना स्ट्रेटजी सेशन का लास्ट वीडियो था, जिसके अंदर मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि आपको कैसे करना है। आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है कि आपका सिलेबस ख़त्म हो फिर आप उत्तर लेखन शुरू करें, नहीं, आप आज से स्टार्ट करें। आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़ लिया आप उसके करंट अफेयर्स को देखने लग जाए, उसके करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसके क्या क्या न्यूज़ में थी और क्या क्या टॉपिक आपको टीचर ने पढ़ाया, आप उसी को भी अपडेट कर सकते हैं। और कल से, जैसे कि जो था वो तो मैंने आपको बता दिया, 1 तारीख से जो भी टॉपिक आए ये कम से कम 11 से 12 बजे अपलोड होता है वेबसाइट के ऊपर, या फिर कभी कभी दिन में 1 या 2 भी बज जाते हैं और जल्दी भी हो जाता है, अकॉर्डिंग टू वो दृष्टि आईएएस वालों की अपनी वेबसाइट का वर्क उनका पर्सनल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर आप सबसे पहले अपने स्टार्टिंग में मॉर्निंग पीरियड से आप कर सकते हैं कि अपने ऑप्शनल को पढ़ लो, ऑप्शनल की प्रैक्टिस कर लो, ऑप्शनल आप कंप्लीट कर लो 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आपको करना है जीएस का। ठीक है, जीएस का करो, करंट अफेयर्स का करो और अपने सिलेबस को अपडेट करते जाओ। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है अगर आप ये सब कर लेते हैं तो डेफिनेटली दिसंबर तक आपके अंदर वो निखार आ जाएगा, या फिर आप खुद से आप महसूस करेंगे कि यार ये सब चीज़ें करने के बाद जनवरी के बाद जो बच्चे पैनिक होते हैं वो आप सब नहीं होंगे। आप सब भी इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं। फिर आपके मन में आएगा आंसर कैसे लिखूं, मैंने आपको आंसर सब कुछ बता दिया। उस वेबसाइट के अंदर भी हर टॉपिक के हर चीज़ें हैं, पॉजिटिव पक्ष है, नेगेटिव पक्ष है, फिर उसके साथ कंक्लूजन है। अब तो आपको ही पड़ेगा, कोई भी कितना भी कुछ भी बता दे, जब तक आप लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। और अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो ठीक है मैंने मान लिया, मैंने लिख लिया, मैंने इसमें क्या गलती की है ये कोई बताने वाला है? हाँ, इसका भी समाधान है। अगर आप लगातार 1 हफ्ते तक लिखते हैं, जैसा कि मैं भी ट्राई करूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा। अगर आप 1 हफ्ते तक लिखते हैं तो ऐसे कुछ वेबसाइट बताऊँगा जिसमें आप जाके अपना आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन अ मिनट, मतलब कि यहाँ अपने आंसर अपलोड किया और 1 से 2 मिनट के अंदर आपको आपके आंसर का रिव्यू मिल जाएगा। आपने कौन सा पॉइंट गलत काटा ये आपको वो सजेस्ट करेगा, प्लस आप उसके अंदर क्या बेटर करने के लिए क्या आएगा। ये क्या है, ये वेबसाइट है जो एआई है, ये सब कुछ करता है, आप उसके ऊपर। लेकिन अपने इनिशियल स्टेज में अपने आप को सुधारने के लिए उसको अच्छा यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आपकी मदद बहुत अच्छे से कर सकता है, पर ज़रूरत है कि आप डेली आंसर लिखो। आप लिखोगे तो ही आपको आपकी कमियां पता चलेगी और
आपको डेफिनेटली गाइड कर दूंगा। तो अब से हमारा सेशन होगा, मैं आपको संडे के दिन मिलूंगा नाइट में, जिसके अंदर मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी 1 तारीख से अपने डे को कैसे रूटीन करना है, 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है कि हम उसके अंदर सीसेट भी कर सकें, अपना प्रीलिम्स का जीएस का वर्क भी कर सकें, उसके बाद अपने करंट अफेयर्स के साथ आंसर राइटिंग भी कर सकें और ऑप्शनल को भी कवर कर सकें। इन सब को एक दिन में कवर करते हुए और अपनी बेसिक इंग्लिश को सुधारते हुए कैसे आगे कर सकते हैं। अगर आप अभी से जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी से जुड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको 4 महीनों में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आज मैंने आपको एक नागरिक समाज संगठन वाला टॉपिक बताया था, उस टॉपिक के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने अपने खुद के, ये काम आपको सेल्फ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप 3-4 जने मिल जाते हैं तो हम एक एक सब्जेक्ट को एक एक जना कर सकते हैं और डेफिनेटली संडे हम जूम मीटिंग करके, डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा बिहेवियर करते हैं, आप कितना अपने टाइम को रूटीन को फॉलो करते हैं। अगर आप अपने रूटीन को डेली से अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और करते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। 1 तारीख से जब आप मेरी वीडियो को देखो नाइट को, तो आपको भी अपना डे का रूटीन पूरा फॉलो करके बताना है कि आपने क्या क्या चीज़ें करी, आप किस किस में पीछे रह गए या कौन सा टारगेट आपका कंप्लीट नहीं हो पाया और क्या रीज़न था। ठीक है, आप इस सबको मेंशन करते हुए अगर स्ट्रेटजी के साथ धीरे धीरे कंसिस्टेंसी वे में करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा और बहुत सुधार अपने आप को पाएंगे और बहुत सुधार कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है वही करना है, फिर आपको PYQ लिखना है और फिर इसके अंदर अपन एक काम करेंगे कि संडे के दिन आपने जितने भी PYQ लिखे, जैसे कि आज का जो टॉपिक था नागरिक समाज संगठन, उसके 5 क्वेश्चंस थे। इसके बाद एक और कोई सा टॉपिक था, उसके तो संडे के दिन हमको उन्हीं 15 से 20 क्वेश्चन को फिर से करने की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आगे इससे आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। आपने एक हफ्ते में अपनी फिर आपने अपने नोट्स को पढ़ लिया तो क्या एक हफ्ते बाद आपको वो सारी चीज़ें याद है या फिर आप भूल गए? आपको कितना रिवीजन करना पड़ता है? क्या आप एक हफ्ते बाद भी उन्हीं PYQ को देख के उतना लिख पा करेंगे? मेरी यही प्लानिंग है, अगर हम संडे ये सब चीज़ें भी करें तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ और बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। लगता है कि आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज का सेशन था बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा और अपनी प्रिपरेशन को कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर इसको कीप कंटिन्यू रखना है, इसमें आप कैसे बेटर कर सकते हैं, ये सब आपने अच्छे से सीखा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो सब भी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई को बनाए रख सकें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय।